नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीडीएस अनिल चौहान के बयान से घिरी मोदी सरकार की, संविधान को लेकर सीजेआई गवाही के बड़े बयान की, देखेंगे पीएम मोदी के भोपाल दौरे को, कैसे ट्रंप के बयान पर घिरी मोदी सरकार, जानेंगे 1 जून से देश में क्या होंगे बदलाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जस्टिस वर्मा कैश मामला, परिवार ही स्टोर रूम करता था इस्तेमाल, जांच पैनल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देश में कोरोना के 3207 एक्टिव केस, 20 लोगों की गई जान, केरल और महाराष्ट्र में 60% मामले। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज, निचली अदालत की कार्यवाही पर की थी रोक लगाने की मांग। सरकार ने घटाई रक्षा खरीद की समय सीमा, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बोले इससे 69 हफ्तों का बचेगा समय। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उठाया था रक्षा परियोजनाओं में देरी का मुद्दा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ था। सवाल उठ रहे थे कि क्या विदेश मंत्री के चलते भारत को नुकसान हुआ, भारत के फाइटर जेट गिराए गए, और अब सीडीएस अनिल चौहान ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है जिससे बवाल मच गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने खुलासा किया है कि जंग में भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। जनरल चौहान इस समय सिंगापुर में चल रहे शांग्रीला डायलॉग में भाग ले रहे हैं। वहीं ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया और कहा कि असल मुद्दा ये नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे, कौन सी रणनीतिक गलतियां हुई, ये ज्यादा जरूरी है। संख्या मायने नहीं रखती। भारत ने इन नुकसानों से सीख ली है और जो गलती हुई उसे तुरंत सुधारा गया। हमने अपनी रणनीति में सुधार किया और 2 दिन के भीतर फिर से विमानों को उड़ाया और लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला किया। ये पहली बार है कि भारतीय सेना की तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि 7 मई को हुई सैन्य संघर्ष में वायुसेना को फाइटर जेट का नुकसान हुआ था। हालांकि उनसे जब दोबारा पूछा गया कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट्स को गिराने का दावा किया था, क्या वो सच था, इस पर सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है कि जेट्स गिरे, बल्कि ये जानना जरूरी है कि वो क्यों गिरे। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि उसने 7 मई को हुए सैन्य संघर्ष में भारत के 6 फाइटर जेट गिराए थे, जिसमें 3 फ्रांसीसी रफाइल विमान शामिल थे, जिसे लेकर वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी लड़ाई के बाद प्रेस ब्रीफिंग में ये नहीं कहा था कि कोई विमान नहीं गिरा। इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। एयर मार्शल भारती ने तब ये साफ नहीं किया था कि फाइटर जेट का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब सीडीएस ने साफ कर दिया है कि विमान गिरे थे, लेकिन कौन सा विमान गिरा और संख्या क्या थी ये नहीं बताया। सीडीएस चौहान के बयान को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो चर्चा सीजेआई गवाही के बयान को लेकर भी तेज है। देश में जब संविधान और संसद को लेकर बहस छिड़ी हुई है, ये नैरेटिव चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद। इन हालात में सीजेआई बीआर गवाही ने संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा सीजेआई ने, क्यों अहम माना जा रहा उनका ये बयान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवाही ने एक बार फिर संविधान को देश का सबसे बड़ा आधार बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही वो ताकत है जो देश को एकजुट रखता है और प्रगति की राह पर ले जाता है। सीजेआई ने भारत की आजादी के 75 साल की जर्नी को गर्व भरा बताया और कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में जहां अस्थिरता और संकट का माहौल है, वहीं भारत ने संविधान की बदौलत लगातार तरक्की की है। उन्होंने कहा कि जब जब देश पर मुश्किलें आईं, संविधान ने हमें एकजुट और मजबूत रखा। ये न सिर्फ देश को जोड़ता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। सीजेआई ने भारत की लोकतांत्रिक ताकत को दुनिया के लिए मिसाल बताया। इस मौके पर सीजेआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बेंच के शानदार तालमेल की तारीफ की। बता दें, कुछ समय पहले सीजेआई गवाही ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संसद सर्वोच्च है वाले बयान पर जवाब देते हुए साफ कहा था कि संविधान ही सबसे ऊपर है। उनकी ये बात एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने संविधान को देश की एकता और प्रगति का मूल मंत्र बताया है। ये बयान न सिर्फ संविधान की ताकत को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की लोकतांत्रिक नींव कितनी मजबूत है।
सीजेआई के इस बयान ने एक बार फिर संविधान के प्रति सम्मान और विश्वास को और गहरा कर दिया है। सीजेआई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि संविधान ही सुप्रीम है। उनका यह बयान बीजेपी को जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ वक्त में बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों ने बवाल मचा दिया है। एमपी बीजेपी के नेताओं ने सेना और महिलाओं के खिलाफ निंदनीय बयान दिया, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी पीठ थपथपाई, इन मुद्दों का जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। पीएम ने भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के भाषण में उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की प्रशंसा की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। हालांकि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर पीएम की चुप्पी ने सबको चौंकाया, क्योंकि लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। पीएम का ये दौरा कई कारणों से विवादों में घिर गया। आयोजन में 30,000 महिलाओं को सिंदूरी साड़ी पहनने का निर्देश दिया गया था। सभा स्थल तक सड़कों पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कटआउट पोस्टर लगाए गए। मंच पर सिर्फ 16 नेताओं को जगह मिली, जबकि कई नेताओं के नाम काटे गए। वहीं घर घर सिंदूर अभियान पर यू टर्न के कारण बीजेपी पहले ही विवाद का सामना कर रही है। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद अहिल्याबाई होलकर के नाम पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन सिंदूरी साड़ी, कटआउट्स, मंच की सियासत और विजय शाह पर चुप्पी ने इसे विवादों में ला दिया। बीजेपी इस कार्यक्रम को नारी शक्ति का उत्सव बता रही है, जबकि विपक्ष की ओर से और सोशल मीडिया पर इसे सियासी ड्रामा करार दिया जा रहा है। अब इन विवादों से बीजेपी कैसे पार पाती है, ये देखना होगा। पीएम मोदी के इस दौरे पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर भी उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, लेकिन उनके इस दावे पर मोदी सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अब कांग्रेस ने सीधा सवाल किया है कि अगर भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है तो फिर ट्रंप बार बार कैसे इस तरह का क्रेडिट ले पा रहे हैं और मोदी जी बार बार चुप क्यों रहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिनों में 10वीं बार दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया। उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी कि युद्ध करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। अमेरिका की धमकी के चलते युद्ध रुका, अगर फिर युद्ध होगा तो हम व्यापार रोक देंगे। ट्रंप के इस दावे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप बार बार सीज फायर को लेकर दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को यह बता देना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने ही करवाया, तो क्या उनका दावा सही है? पीएम इस बात को लेकर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कांग्रेस नेता ने कहा कि इतना ही नहीं, इससे पहले ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा बताया था, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आखिर अपने जिगरी मित्र ट्रंप के इस तरह के बेबुनियादी बयानों को सुनकर कब तक चुप रहेंगे। इस बीच ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक साथ रखते हुए एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जल्दी ही बड़ी डील होने वाली है और पाकिस्तान का भी डेलीगेशन अमेरिका पहुंच रहा है। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होगी। साफ है, भारत भले ही पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र बताता हो, लेकिन अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की स्थिति भारत के बराबर ही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के दावों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। विदेश मंत्रालय सिर्फ यही दावे कर रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन कॉल के बाद सीज फायर समझौता हुआ। ट्रंप के बयान मोदी सरकार के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो मुश्किल में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी हैं। उनकी विधायकी छिननी तय मानी जा रही है। सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है और सजा भी सुना दी, जिसके बाद उनके सियासी करियर पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है कोर्ट का फैसला? क्या छिन जाएगी अब्बास अंसारी की विधायकी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा से विधायक अब्बास अंसारी एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद उनकी विधायकी जानी तय है, जिससे उनके सियासी करियर पर सवाल खड़े हो गए हैं। नियमों के मुताबिक 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी चली जाती है। यही नहीं, 2027 में भी अब्बास अंसारी के चुनाव लड़ने की राह में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वो मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सजा को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
मऊ से विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया, इसलिए अब वो शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था, जिसकी उस समय काफी चर्चा हुई और विवाद भी छिड़ा। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद अगर सरकार बनी तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अब उन्हें मामले में दोषी करार दिया गया है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास के वकीलों ने सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब्बास अंसारी का सियासी सफर खत्म होता नजर आ रहा है, तो खबर यह भी आ रही है कि स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। अमेठी से बीजेपी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी बीते कुछ वक्त से राजनीति से दूर है और अब खबर आ रही है कि वो टीवी सीरियल की दुनिया में वापसी करने जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने सियासत से दूरी बना ली है या क्या बीजेपी ने उन्हें दूर कर दिया है? तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी एक्टिंग की दुनिया में लंबे वक्त के बाद वापसी करने जा रही हैं। स्मृति ईरानी आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन में नजर आएंगी। इसमें वो एक बार फिर तुलसी का किरदार निभाएंगी। उन्होंने इस शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को सेट पर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ शूटिंग करेंगी, जिसमें फोन टैप किए जाएंगे और शो के सेट के पास लोगों के आने पर बैन लगाया जाएगा। यानी कि स्मृति ईरानी एक बार फिर अपनी एक्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस करने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी ने राजनीति से दूरी बना ली है? क्या वो राजनीति की दुनिया को अलविदा कहने वाली है या फिर अब हारने के बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई है और बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है? क्योंकि 26 मई को स्मृति ईरानी अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी दौरे पर गई थी। देखा जाए तो चुनाव नतीजे आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बीते 1 साल में हारने के बाद वो एक बार भी अमेठी दौरे पर नहीं गई और अब अचानक उनके इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि उनका ये दौरा सियासत की जमीन छोड़ने से पहले अंतिम विदाई जैसा था। स्मृति ईरानी का सीरियल की दुनिया में कमबैक सियासी गलियारों से उनके एग्जिट के रूप में देखा जा रहा है, जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वैसे बदलाव तो कई नियमों में भी हो रहे हैं। 1 जून से ऐसी कई सर्विसेज के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ सकता है। तो कौन कौन से हैं ये बदलाव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 जून 2025 से कई फाइनेंशियल और यूजर सर्विस नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपके बजट और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक FD, क्रेडिट कार्ड, LPG, PF, आधार अपडेट, ATM और म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे। ये बदलाव हैं EPFO 3.0 लॉन्च, PF निकालना, KYC अपडेट और क्लेम प्रोसेस आसान और तेज होगा। ATM जैसे EPF कार्ड का इस्तेमाल शुरू। FD ब्याज दरों में बदलाव, बैंकों की तरफ से FD और लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे, कोटक महिंद्रा समेत कई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय करेंगे। ऑटो डेबिट पेनल्टी कम हो सकती है। फ्यूल यूटिलिटी बिल पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। LP सिलेंडर की कीमतें हर महीने की तरह 1 जून को घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम बदल सकते हैं, जिससे किचन का बजट प्रभावित होगा। ATM चार्ज बढ़ेगा। मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा के बाद ATM से पैसे निकालने का शुल्क बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड कट ऑफ टाइम, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए ऑफलाइन ऑर्डर का समय दोपहर 3 बजे और ऑनलाइन का 7 बजे होगा। आधार अपडेट की डेडलाइन 14 जून 2025 तक फ्री आधार अपडेट, इसके बाद ऑनलाइन 25 रुपए और सेंटर पर 50 रुपए शुल्क। UPI में नया नियम, पेमेंट के दौरान केवल असली रिसीवर का बैंकिंग नाम दिखेगा, QR कोड या एडिटेड नाम नहीं। 30 जून तक लागू। बैंक छुट्टियां, जून 2025 में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार, दूसरा चौथा शनिवार और बकरीद शामिल है। यूटिलिटी बिल पर अतिरिक्त चार्ज, क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे बिल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क या कैशबैक नियमों में बदलाव संभव है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप इन बदलावों को ध्यान में रखकर समझदारी से करें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ऐसा कम ही होता है जब PM मोदी का लोगों पर जादू नहीं चल रहा हो। वो जैसा भी कहते हैं वैसा ही लोग करते चले जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही होता हुआ आ रहा था, चाहे लंबी लंबी लाइनों में लगना हो या मोमबत्ती जलानी हो या फिर थाली बजानी हो, सब कुछ बदस्तूर लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने किया। ये सब समय समय पर नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता को नापने के लिए किया करते हैं। इस बार भी सिंधु
बांटने का जो कार्यक्रम था घर भर में, वो भी बिहार चुनाव से पहले एक तरह से अपनी लोकप्रियता को नापने का एक पैमाना हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि लोगों ने, जिनको उस सिंदूर को अपने लिए लेना था, उन्हीं लोगों ने, उन महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, जिसको भांपते हुए बीजेपी ने अपना ये अभियान इसको के वापस ले लिया। अब उसको वो फेक न्यूज़ बता रही है। फिलहाल तो रायता फैल चुका है। अब देखना यह है कि साहिब के दिमाग में अब नया आइडिया कौन सा आएगा, कौन सा वो जादू होगा जिसको लेकर के वो बिहार चुनाव में अपनी फतेह हासिल करना चाहेंगे। फिलहाल तो ये वही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।